गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये जो वीडियो इसमें हम लोग प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में समझेंगे। प्रोडक्शन फंक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, ये सब कुछ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शंस के कंसेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एक बार ये देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है कि हम लोग को प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है, हेल्प्स इन मेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन, यूज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। क्या क्या यूज है प्रोडक्शन फंक्शंस का, तो क्या पहला लिखा हुआ है, हेल्प इन मेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म डिसीजन, ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन को बनाने के लिए, शॉर्ट टर्म डिसीजन को लेने के लिए हम लोग प्रोडक्शन फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, सच एज ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हमको शॉर्ट टर्म में ये डिसाइड करना है कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, व्हाट विल बी आवर optimal level of production. So here we can use the concept of production functions and we can decide what should be the level of output. सेकंड क्या बोल रहा है, हेल्प इन मेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए प्रोडक्शन फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग को लॉन्ग टर्म में ये डिसाइड करना है कि हमारा प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, किस लेवल पे हम लोग को प्रोडक्शन करना चाहिए। helps in calculating the least cost combination of various factor of inputs at a given level of output। क्या हमारा मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा, किस तरह से अपने इनपुट्स को यूज करें जिससे हमारा कॉस्ट मिनिमम हो। तो ये सब चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता है। फोर्थ इसका एप्लीकेशन है, गिव लॉजिकल रीजन फॉर मेकिंग डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, इफ प्राइस ऑफ वन इनपुट फॉल्स, one can easily shift to other input. So these are the some importance of production functions, that's why we have to study about the production functions। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंस है जिसके कारण हम लोग प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेनली तीन मटेरियल को रिफर करने वाले हैं। पहला NIOS का जो मटेरियल होता है 12th का, दूसरा CA फाउंडेशन का जो मटेरियल है उसको हम लोग रिफर करेंगे, और तीसरा CS फाउंडेशन का जो इकोनॉमिक्स का मटेरियल होता है। ये तीन मटेरियल को हम लोग रिफर करके प्रोडक्शन फंक्शंस को थोड़ा, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले हम लोग NIOS का जो मटेरियल होता है इससे कुछ हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया प्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, अ प्रोड्यूसर और फार्म कंबाइन वेरियस फैक्टर्स inputs like land, labor, capital, entrepreneurship, and other inputs like raw material, fuel, etc. to produce goods and services that are demanded by the consumers। यहाँ ये बोल रहा है कि एक प्रोड्यूसर या एक फर्म क्या करता है, कुछ इनपुट्स को यूज करता है जिसके बेसिस पे अपना वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। किस टाइप के गुड्स को, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उस टाइप के गुड्स को। मैन नाइदर कैन प्रोड्यूस अ फिजिकल प्रोडक्ट नोर ही डिस्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी ह्यूमन ना तो कोई मटेरियल बना सकता है ना ही उसको नष्ट कर सकता है। मैन या ह्यूमन क्या कर सकता है, उसको केवल उसके फॉर्म को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज बोला गया। ठीक है, मैन कैन ओनली द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल प्रोडक्ट कैन चेंज। ठीक है, ही कैन क्रिएट यूटिलिटीज ओनली, वो केवल क्या कर सकता है, उस गुड्स या सर्विस में या प्रोडक्ट में केवल यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है, यूटिलिटी ऐड कर सकता है। यूटिलिटी कहने का मतलब है कि उस गुड्स में ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का क्वालिटी ला सकता है, उसके यूजेबिलिटी को बढ़ा सकता है, यूजफुलनेस को बढ़ा सकता है। तो बस यही सब चीजें जो एक ह्यूमन बींग्स कर सकता है। दस द प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब क्या समझते हैं, क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। वी कांट क्रिएट एनीथिंग एज पर द फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस। एनी एक्टिविटी दैट मेक अ प्रोडक्ट मोर यूजफुल इज कलेक्ट प्रोडक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो किसी गुड्स में को मोर यूजफुल बनाता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा यूजफुल बना देता है इन कंपेयर टू प्रीवियस सिचुएशन, तो हम लोग ये मानते हैं कि वो एक्टिविटी हमारा प्रोडक्शन है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ यहाँ पे लाइन लिखा हुआ, आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ये हम लोग एक बार बस थोड़ा सा आइडिया ले रहे थे। आगे बढ़ते हैं इसी में। यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है जो हम लोग प्रोडक्शन फंक्शंस के में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन फंक्शंस के कंसेप्ट में पढ़ते हैं। एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस होता है, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस होता है। तो ये सब को समझने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है।
Short run refers to a time period in which a firm doesn't have sufficient time to increase the scale of output। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है शॉर्ट टर्म बेसिकली उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं जिस टाइम पीरियड में कोई फर्म या कोई प्रोड्यूसर अपने स्केल ऑफ आउटपुट को चेंज नहीं कर सकता है। इट कैन इंक्रीज ओनली द लेवल ऑफ आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर एंड मेकिंग इंटेंसिव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड फैक्टर। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब ये हो गया, यहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कहने का मतलब कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता, लाइक 1 मंथ 1 ईयर, ठीक है, 6 महीना 6 दिन, ऐसा कुछ नहीं होता है। शॉर्ट टर्म पीरियड हम लोग उस टाइम पीरियड को बोलेंगे, उतने टाइम को बोलेंगे जितने टाइम में कोई फर्म अपने सारे इनपुट्स को घटा या बढ़ा नहीं सकता है। किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन को घटाने या बढ़ाने के लिए। जैसे मान लेते हैं अगर कोई फर्म 5 टाइप का इनपुट यूज़ कर रहा है, मशीन यूज़ कर रहा है, कैपिटल यूज़ कर रहा है, रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, लेबर यूज़ कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है। यहाँ पर कुछ हम लोग देख रहे हैं कि 5 टाइप का इनपुट्स कोई एक फर्म यूज़ कर रहा है, एक प्रोड्यूसर यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आउटपुट को बनाने के लिए। तो जितने टाइम पीरियड में वो ये अगर इसको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा? सारा इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, मशीन बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो जितने टाइम पीरियड में वो ये सारे इनपुट्स को चेंज कर देगा, वो लॉन्ग टर्म पीरियड हो जाएगा, जितने में वो नहीं कर पाएगा वो शॉर्ट टर्म पीरियड हो जाएगा। जैसे अगर इसको 1 मंथ का टाइम चाहिए ये सारा इनपुट को बढ़ाने के लिए, तो 1 मंथ हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म पीरियड हो जाएगा, 1 मंथ से ज़्यादा। 1 मंथ से कम जो हमारा टाइम पीरियड है ये हमारा शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, ऑन द अदर हैंड लॉन्ग रन रिफर्स टू द टाइम पीरियड इन विच फर्म कैन इंक्रीज द स्केल ऑफ आउटपुट, अपने स्केल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। किस तरह से? बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल द फैक्टर इनपुट्स साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉन्ग रन कहने का मतलब हो गया वो टाइम पीरियड जिसमें कोई फर्म क्या कर सकता है, अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए सारे फैक्टर इनपुट्स को घटा या बढ़ा सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर इज रिलेवेंट ओनली शॉर्ट रन बट दिस डिस्टिंक्शन डिसअपियर्स इन द लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन में हमारा शॉर्ट टर्म और सॉरी वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर टाइप का कुछ होता नहीं, वहाँ पे सारा कुछ वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक इनपुट्स को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन टाइम पीरियड में हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है? केवल वेरिएबल फैक्टर्स। शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या होता है, हम लोग सारे फैक्टर्स को घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में हमारे पास जो इनपुट्स होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक फिक्स फैक्टर और दूसरा वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे वही चीज बोला गया, फिक्स फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुज क्वांटिटी कांट बी चेंज्ड विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट बढ़ाने के लिए जिसके क्वांटिटी को, जिस फैक्टर के क्वांटिटी को हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते वो फिक्स्ड हो गया। वेरिएबल हो गया जिसके क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुज क्वांटिटी कैन इजिली बी चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट घटाना या बढ़ाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर जो हमारा है उसके क्वांटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म यूज होता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। दो टर्म हम लोग देखते हैं, एक होता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा होता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो टर्म होता है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज होता है। लॉन्ग रन के लिए हम लोग स्केल ऑफ प्रोडक्शन वर्ड यूज करते हैं। क्या डिफरेंस दोनों में समझते हैं। When any firm increase production by increasing the quantity of one factor input, whereas the quantity of other factor input keeping sorry constant, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, when any firm increase production by increasing the quantity of one factor input, ठीक है। increase फर्म क्या कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये किसी एक फैक्टर इनपुट को घटा या बढ़ा रहा है, ठीक है, और अदर को कांस्टेंट रख रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाता। बट ऑन अदर हैंड व्हेन द फर्म इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ
all the factors of production simultaneously and in the same proportion it increase a scale of production। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है, हम लोग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं सेम प्रोपोर्शन में साइमल्टेनियसली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारे फर्म का स्केल ही चेंज हो जा रहा है। स्केल कहने का मतलब सारे इनपुट्स को बढ़ा दिए। अभी हमारे पास 1 एकड़ का लैंड था और 10 लेबर काम कर रहा था, बाद में हम क्या किए, 2 एकड़ लैंड कर दिए और 20 लेबर कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही इंक्रीज हो गया। सो ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट था रिलेटेड टू प्रोडक्शन फंक्शंस। अब हम लोग प्रोडक्शन टर्म को समझते हैं। प्रोडक्शन टर्म बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम लोग रीड करते हैं। प्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन जो होता है ये हमारा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। किसी भी इकोनॉमी के लिए 3 एक्टिविटी जो होता है, ये बेसिक एक्टिविटी होता है और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होता है, जिसमें से पहला आता है प्रोडक्शन, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए। दूसरा होता है कंजम्पशन और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर द 3 बेसिक एक्टिविटीज फॉर एनी और एवरी इकोनॉमिक। ठीक है, उसी में से हमारा जो प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होता है। एज वी अवेयर द सर्वाइवल ऑफ एनी फर्म इज इन कम्पिटिटिव मार्केट डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव कॉस्ट। ठीक है, आज के डेट में अगर किसी भी फर्म को सर्वाइव करना है तो उसको अपना ऑब्वियसली गुड्स या जो सर्विसेज है कम्पिटिटिव कॉस्ट पे, चीपेस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन कॉमन parlance द टर्म प्रोडक्शन इज यूज्ड, जनरली हम लोग कॉमनली क्या समझते हैं, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग समथिंग मटेरियल। कुछ भी मटेरियल बनाने का जो हमारा एक्टिविटी होता है उसको बेसिकली हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं, ये कॉमन सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, एक टाइप का एक्टिविटी जिसमें हम लोग कोई मटेरियल बनाते, मटेरियल जिसमें हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये जनरली जो हम लोग समझते हैं। द ग्रोविंग ऑफ wheat, राइस और एनी अदर agricultural crop by the farmers and manufacturing of cements, radio sets, wool, machineries and any other industrial product is often referred as production। ठीक है, तो ये जनरल कंसेप्ट है, इस तरह से हम लोग समझते हैं। इन इकोनॉमिक्स द प्रोडक्शन इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस to denote the process by which men utilize resources such as men, material, capital, etc., working upon them to transform them into commodities and services so as to make them satisfy human wants। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब हम लोग ये समझते हैं, इसको एक वाइडर सेंस में इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के टर्म को यूज करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब है एक प्रोसेस जिसमें बाय विच मेन यूटिलाइज, जिसमें मेन क्या करता है, यूटिलाइज करता है कुछ रिसोर्सेज को, जैसे मेन को, मटेरियल को, कैपिटल को, टाइम को, और उस पे उस मटेरियल पे वर्क करके क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है उसको इनटू कमोडिटीज, उस टाइप के कमोडिटीज या सर्विसेज में जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि जब तक हम जो गुड्स या सर्विसेज बनाएं वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, उसमें हम यूटिलिटी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो तब तक उसको इकोनॉमिक्स के टर्म में प्रोडक्शन नहीं माना जाएगा। इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी which converts inputs into output which are capable of satisfying human wants। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अदर वर्ड्स में हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन हमारा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्या करता है, विच कन्वर्ट्स इनपुट्स, जो इनपुट्स को कन्वर्ट कर देता है आउटपुट में। ठीक है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, किस टाइप के आउटपुट में, जो कैपेबल है सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में कैपेबल है। ठीक है, उस टाइप के आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देने का जो प्रोसेस होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, उसी को हम लोग इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एक नीचे डिफिनेशन दिया हुआ है जिसको हम लोग रीड करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, इसमें प्रोडक्शन के बारे में क्या बोला गया। प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी कहने का मतलब हो गया कोई सिस्टमेटिक एक्टिविटी, एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है एक सिस्टम में होना चाहिए। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट
in the form of goods and services, and the objective of production is, this is important line, and the objective of production is to satisfy the demand of such ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेस। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रोडक्शन का, दैट इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दैट इज टू क्रिएट यूटिलिटी, दैट इज टू एड यूटिलिटी। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है आगे, production consists of various process to aid utility to natural resources for gaining greater satisfaction from them। प्रोडक्शन में हम लोग वेरियस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी नेचुरल रिसोर्सेज में ग्रेटर सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म को चेंज करके, जैसे लकड़ी था उसे टेबल बना दिए, तो जो हमारा मटेरियल तो वही है, पहले भी लकड़ी अभी भी लकड़ी, केवल यूटिलिटी क्रिएट हो गया, उसका यूजफुलनेस बढ़ गया, तो ये प्रोडक्शन हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, प्लेस के रिसोर्सेज को हम चेंज कर दे रहे हैं, जैसे कोयला जो हमारा था माइंस में पड़ा हुआ था, उसको हम टाउन में लेते आए, ठीक है, वहाँ पे उसका यूजफुलनेस बढ़ गया, तो प्लेस चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर दे रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटी क्रिएट कर दे रहे हैं उस गुड्स में। मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट द टाइम्स व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल, हम मटेरियल को उस टाइम अवेलेबल करवा रहे हैं जिस टाइम वो जनरली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग मान लेते हैं जनवरी में खेती किए आलू वगैरह का, टमाटर वगैरह का, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बाद में जब आ जाएगा जून या जून जुलाई का मंथ आएगा, उस टाइम उसको सेल करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को उस टाइम में अवेलेबल करवा रहे हैं जब वो अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से भी हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज, पर्सनल स्किल को यूज करके हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो ये भी हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन है। सो कुछ इस तरह से हम लोग किसी गुड्स या सर्विसेज में यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। द रिसोर्सेस नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन प्रोडक्ट इज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हम लोग को इनपुट्स चाहिए, बेसिकली प्रोडक्शन में क्या होता है, हम लोग को कुछ इनपुट्स चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू ही तो हम लोग आउटपुट बना पाएंगे। यहाँ पे हमारा इनपुट क्या हो सकता है, लेबर हो सकता है, हमारा स्किल्स हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, मशीन हो सकता है, यही सब तो है हमारा इनपुट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो रिसोर्सेज हमको नीडेड है, द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन प्रोडक्ट आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, factor production of goods and services needed some various inputs which are known as factor of production। वही चीज लिख रहा है, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन भी इसको बोलते हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज भी बोलते हैं, और समटाइम्स इवन कॉल्ड प्रोडक्टिव सर्विसेज भी इसको बोलते हैं। मेन जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शंस। ठीक है, प्रोडक्शन हम लोग समझ लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ लिए। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली डिटरमाइन हाउ द प्रोड्यूसर given a state of technology combine various resource inputs economically to produce a defined amount of output। यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है, क्या बताता है कि कैसे एक प्रोड्यूसर एक गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में, एक गिवन टेक्नोलॉजी में अपने वेरियस इनपुट्स को यूज करता है एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, अचीव करने के लिए इन इफिशियंट मैनर। इन प्रोडक्शन प्रोसेस फर्म कन्वर्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू आउटपुट या फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन सब हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन मतलब हो गया फंक्शनल रिलेशनशिप, बेसिकली ये बताता है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली ये बताता है कि जो हम लोग इनपुट यूज कर रहे हैं उससे हम लोग कितना मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हैं, या जो आउटपुट हम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हम लोग को कितना इनपुट चाहिए। प्रोडक्शन फंक्शन, द प्रोडक्शन फंक्शंस स्टेट द मैक्सिमम quantity of output which can be produced
फ्रॉम द एनी सेलेक्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स यूज कर रहे हैं, उससे क्या मैक्सिमम क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे, यही प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। इन अदर वर्ड्स, इट स्टेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स दैट आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये बेसिकली ये बताता है कि क्या हम लोग को मिनिमम क्वांटिटी चाहिए जिससे जो हम लोग हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो पाए। ठीक है, ये प्रोडक्शन फंक्शन इसी चीज को एक्सप्रेस करता है। प्रोडक्शन फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि ये है। ये बेसिकली ये बता रहा है क्यू एक्स जो है हमारा, दिस इज द आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है, ये बता रहा है। और आउटपुट हमारा किस चीज का फंक्शंस है, इनपुट्स का। दीज आर द इनपुट्स, एल के टी डैश डैश एन, दीज आर द इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन का ये सब इनपुट्स है। ये बेसिकली ये बता रहा है कि हमारा आउटपुट जो है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन आवर इनपुट। और इनपुट हम इनपुट पे डिपेंडेंट है हमारा आउटपुट, कितना इनपुट यूज कर रहे हैं, और इनपुट हमारा किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या होता है, यहाँ पे कुछ हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस में, कि जो हमारा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं डेट विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो बता रहा है कि 10 लेबर और 200 केजी का रॉ मटेरियल यूज करने से जो प्रोडक्शन होगा, मान लेते इससे 20 यूनिट प्रोडक्शन होने वाला है, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शंस बता रहा है। तो इस चीज के लिए हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं डेट शुड बी कांस्टेंट। अगर वो चेंज हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन सही नहीं बता पाएगा, इट विल नॉट स्टेट ट्रू। ठीक है, द फर्म यूज इट्स इनपुट एट मैक्सिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी, इट रिलेट्स टू अ पार्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में बात करता है। ठीक है, कि इतने पीरियड में इतना इनपुट यूज करने से इतना आउटपुट बनेगा। एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन फंक्शंस आउटपुट को बताता है। अ चेंज इन एनी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर produce a corresponding change in the level of output. The inputs are divisible into most viable units। ठीक है, मतलब इनपुट्स को हम लोग छोटे से छोटे टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है। अब जो प्रोडक्शन फंक्शंस हमारा होता है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस और दूसरा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस। इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस को, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी। ये इसको यूज करते हैं शॉर्ट टर्म के प्रोडक्शन को एनालाइज करने के लिए, आउटपुट को एनालाइज करने के लिए। और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो होता है, इसको यूज करते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, या लॉन्ग रन में हम लोग प्रोडक्शन को एनालाइज करने के लिए, क्या प्रोडक्शन होगा इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यह है जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारा क्या होता है, दो टाइप का इनपुट्स हो जाता है, एक फिक्स्ड एक हो जाता है वेरिएबल। जैसे ये हमारा फिक्स्ड जो फैक्टर है, ये मान लेते हैं लैंड। लैंड हमारे पास 1 एकड़ का था और हम लोग 10 लेबर यूज कर रहे थे अपने एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ये हमारा जो फिक्स फैक्टर है, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाट वी विल डू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, वी विल इंक्रीज द वेरिएबल इनपुट। जैसे यहाँ 10 लेबर था, 20 कर दिए, 30 कर दिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा फिक्स जो इनपुट्स है, जो दोनों इनपुट्स है, इसके बीच का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। पहले 1:10 का था, 1:20 का हो गया, 1:30 का हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये बताता है कि जब हम अपने इनपुट्स के प्रोपोर्शन को वेरी करते हैं तो हमारा आउटपुट किस तरह से रिएक्ट करता है, कैसे चेंज होता है। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन डिमिनिश होने लगता है, घटने लगता है, इसलिए इसको डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। ये आगे हम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है ये जो शॉर्ट रन वाला जो होता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये बेसिकली क्या बताता है, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एनी वन इनपुट विच इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ द अदर इनपुट्स, द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इंक्रीज करते हैं इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एनी वन इनपुट, किसी एक इनपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं जो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द अदर इनपुट के साथ है। ठीक है, अटैच किए हुए जिसको यूज करके हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा क्या होता है, मार्जिनल जो प्रोडक्शन होता है ये घट जाता है।
इसी चीज को यहाँ पे ऊपर बताया गया है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट इफ वन फैक्टर इज यूज्ड मोर एंड मोर, मतलब कोई एक फैक्टर को ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, जो वेरिएबल फैक्टर हमारा है, कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, अदर फैक्टर मतलब जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर उसको कांस्टेंट रख रहे हैं, द आउटपुट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एट द बिगनिंग, शुरू में हमारा आउटपुट बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर क्या हो जाता है, देन डिमिनिशिंग, फिर घटने लगता है, एंड इवेंचुअली डिक्रीज एब्सोल्युटली, और लास्ट में क्या होता है, वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, एब्सोल्युटली श्योरली वो डिक्रीज करेगा, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है डेट शुड नॉट चेंज। ठीक है, अगर हमारा टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक फैक्टर को फिक्स रख रहे हैं, दूसरे फैक्टर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और अल्टीमेटली घट जाता है। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस लॉ। ठीक है, इसी को हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। This law state the effect of variation in factor proportion on output। ये लॉ क्या स्टेट करता है, क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन फैक्टर। ठीक है, जो हमारा फैक्टर है उसके वेरिएशन, फैक्टर प्रोपोर्शन, जो हमारा फैक्टर यूज कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में चेंजेज होने से आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इसी चीज को ये लॉ बताता है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन वन फैक्टर वेरीज एंड अदर फैक्टर फिक्स्ड, द प्रोपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर विल वेरी, दैट्स व्हाई द लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वही चीज है जो भी हम लोग ऊपर समझे थे। इस लॉ का कुछ एजम्पशन है कि हमारा जो ये लॉ जो भी बताना चाह रहा है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये तभी ट्रू होगा जब हमारा टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहा। दो ही टाइप का इसमें फैक्टर हमारा होगा, एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। ठीक है, जो हमारा ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर आइडेंटिकल इन और रिस्पेक्ट, जो वेरिएबल इनपुट से ये हमारा आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम साइज का, सेम क्वांटिटी का। अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस अंडर वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ द इनपुट कॉम्बिनेशन। और उसके बाद ये जो लॉ होता है ये हमारा शॉर्ट रन में ही केवल ऑपरेट होता है। इन शॉर्ट पीरियड इन शॉर्ट पीरियड व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ एन आउटपुट इज साउट टू बी इंक्रीज, जब हम लोग शॉर्ट टर्म पीरियड में आउट प्रोडक्शन ऑफ किसी आउटपुट प्रोडक्शन अपना बढ़ाना चाह रहे हैं बाय इंक्रीजिंग एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर टू अ गिवन क्वांटिटीज ऑफ फिक्स फैक्टर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन केम टू ऑपरेशन। ये हमारा पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, ये जो है इसमें 3 स्टेज होता है इस लॉ में, इस लॉ के बेसिस पे। पहला स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जहाँ पे क्या होता है, हम लोग वेरिएबल इनपुट्स जो होता है इसको जिस रेशियो में बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा रेशियो में हमारा मार्जिनल आउटपुट बढ़ने लगता है, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। तीसरा होता है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न कहने का मतलब है जो हम लोग वेरिएबल इनपुट्स बढ़ा रहे हैं, जो वेरिएबल एक्स्ट्रा यूनिट यूज कर रहे हैं उसके कारण रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो शुरू में हमारा जो मार्जिनल आउटपुट होता है, टोटल आउटपुट होता है, ये इंक्रीज करता है, फिर डिमिनिश करता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है 3 पार्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इस टेबल में देखें, इस टेबल में वही चीज़ बताया गया है। एक हमारा है फिक्स्ड फैक्टर जो कि कैपिटल है, और दूसरा है हमारा वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है। कैपिटल हमारा फिक्स रहता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग लेबर के यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं। तो इनिशियली हमारा क्या होता है, 1 से 2 लेबर किए, अभी हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 8। ठीक है, शुरू में एक लेबर से 8 प्रोडक्शन हो रहा था। सेकंड तो एक बढ़ाएं तो हमारा 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 हो गया टोटल प्रोडक्शन। मतलब ये एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाने से हमारा यहाँ पे 12 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हम जब लगाते हैं तो यहाँ पे 12 या 8 बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बल्कि 16 बढ़ गया। शुरू में हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे
अपना हम लोग वेरिएबल इनपुट्स ज़्यादा यूज कर रहे हैं, फिर जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है ये क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड में क्या होता है, डिमिनिश होने लगता है, बढ़ाते जब हम लोग ये वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ता जरूर है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट आ रहा है, बट ये बढ़ते हुए रेट से नहीं आ रहा है, घटते हुए रेट से आ रहा है, 12 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 0 हो जाता है, तो ये हमारा सेकंड स्टेज होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तीसरा क्या होता है, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम लोग इधर वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाते हैं तो हमारा रिटर्न जो है बढ़ने ना लग के घटने लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे -4 हो गया, फिर 5 घट गया, फिर 6 घट गया, जैसे यहाँ पे कितना था, पहले 60 हो रहा था टोटल प्रोडक्शन, अब 56 हो गया एक बढ़ाने से, फिर 51 हो जाता है, फिर 45 हो जाता है, तो ये हमारा नेगेटिव रिटर्न वाला लॉ ऑपरेट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 पार्ट है इस लॉ का, जिस चीज़ को ऊपर एक्सप्लेन किया गया, तो ये हम लोग इस टाइप से टेबल बना सकते हैं। इसका बेसिकली रीज़न ये होता है ये होने का, शुरू में हमारा क्या होता है ना, जो हमारा कैपिटल है या तो जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो जब हम लोग जैसे मान लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम एक मशीन लिए, जो मशीन को चलाने के लिए 20 लेबर चाहिए था, ठीक है, ये हमारा जिस टाइम मशीन लिए इस टाइम इस तरह से बोला गया था। हम क्या किए, शुरू में प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मशीन तो एक ही था, लेकिन लेबर हम शुरू में लगाए 5-6। तो यहाँ पे इस मशीन को जितना लेबर चाहिए ना, उतना हम दे नहीं पा रहे हैं, उतना वेरिएबल, उतना दूसरा इनपुट इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे-जैसे हम लेबर बढ़ाते हैं ना, जैसे 10 किए, तो यहाँ पे ये डबल होना चाहिए, डबल ना होके ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। रीज़न ये होता है कि हमारा जो फिक्स फैक्टर है, फिक्स इनपुट है, उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन शुरू में होता है, ठीक है? तो ये तब तक बढ़ते रहेगा, अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे इसको जब तक 20 चाहिए, अब अगर 20 से हम ज़्यादा दे दिए, अब 25 उसी में लगा दिए, 25 लेबर लगा दिए, तो मशीन का कैपेसिटी है 20 लेबर लेके प्रोडक्शन करने का, 25 लगा देंगे तो कहाँ से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। अल्टीमेटली क्या हो जाता है हमारा वो, इसी के कारण यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। सो बेसिकली इसका ये रीजन होता है, शॉर्ट में हम लोग इसको समझ रहे हैं। यहाँ इसी चीज़ को ग्राफ के थ्रू बताया गया है। यहाँ पे ग्राफ में क्या हो रहा है, शुरू में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है ये हमारा बढ़ता है, ठीक है, और हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है, ठीक है, उसी के कारण, क्योंकि मार्जिनल और एवरेज दोनों हमारा तो टोटल से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ शुरू में ये मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसके बाद क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा घटने लगता है, फिर ये धीरे धीरे नेगेटिव हो जाता है। तो जब तक ये बढ़ता है ना, तब तक हमारा ये स्टेज 1 होता है, और इसके कारण हमारा एवरेज भी बढ़ता है और टोटल भी बढ़ता है। स्टेज 2 में ये क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा घटता है, लेकिन जीरो जीरो से मतलब पॉजिटिव ही रहता है। घटता है कहने का मतलब ये पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नहीं हो जाता। तो जब तक ये पॉजिटिव रहता है तब तक सेकंड स्टेज स्टार्ट रहता है। जब ये लास्ट जीरो हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, वहाँ पे सेकंड स्टेज खत्म हो जाता है। थर्ड जो हमारा है, थर्ड स्टेज, ठीक है, थर्ड स्टेज तब स्टार्ट होगा हमारा, थर्ड स्टेज में हमारा क्या होता है, ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा जीरो रहेगा, जब तक बढ़ेगा मार्जिनल प्रोडक्शन, जब तक बढ़ते रहा, ठीक है, तब तक स्टेज 1। जहाँ पे घटना स्टार्ट हुआ, ठीक है, घटना स्टार्ट हो गया, स्टेज 2 स्टार्ट हो गया, और फिनिश कब हो जाएगा, जब मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा जीरो हो जाएगा, वहाँ पे स्टेज 2 फिनिश। फिर हमारा स्टेज 3 आ जाता है। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा हो गया कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा हो जाता है नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। स्टेज 1 में हमारा क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होता है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एपी मतलब एवरेज प्रोडक्शन, ये भी इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज करता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज जरूर करता है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, मतलब घटते हुए रेट से। बढ़ तो रहा है लेकिन उस रेट से नहीं जिस रेट से पहले वाले स्टेज में बढ़ रहा था। एवरेज प्रोडक्शन हमारा घटने लगता है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ये भी घटने लगता है। यहाँ पे क्या होता है, थर्ड स्टेज में ये जीरो हो जाता है, ये भी डिक्रीज करने लगता है, और ये भी धीरे धीरे घटने लगता है। अब उसके बाद कहाँ पे एक प्रोड्यूसर को या एक फर्म को किस लेवल पे उसको अपने फर्म को चलाना चाहिए, कितना उसको किस लेवल पे आउटपुट प्रोडक्शन करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो फर्स्ट स्टेज में ऑब्वियसली उसको नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हो गया। इट मे बी नोटेड फ्रॉम द numerical illustration and diagram both the stage 1 and 3 आर सिमिलर, दोनों में
वो तो कोई भी एक रैशनल प्रोड्यूसर 1 और 3rd स्टेज में नहीं होगा। 1 में क्या है, 1 में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हम जितना बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते इनपुट यूज़ करते जा रहे हैं, वेरिएबल इनपुट, हमारा प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है ज़्यादा रेट से, तो उसको तो पूरा यूज़ करेगा। फर्स्ट स्टेज में तो रुकेगा नहीं, वो पूरा क्रॉस कर देगा। 3rd स्टेज में ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि 3rd स्टेज में क्या हो रहा है, हमारा जितना इनपुट यूज़ कर रहे हैं, इनपुट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन घटते जा रहा है। इसलिए फर्स्ट स्टेज और 3rd स्टेज में तो अपना प्रोडक्शन नहीं करेगा। कब किस स्टेज में वो करेगा? सेकंड स्टेज में, मतलब जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन कांस्टेंट रेट से डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, अंडर द स्टेज 1 द फिक्स्ड फैक्टर आर टू मच इन रिलेशन टू वेरिएबल फैक्टर, देयरफॉर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स फैक्टर इज नेगेटिव। ठीक है, जो हमारा फिक्स फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव हो रहा है। This stage is also ruled out on the ground of technical efficiency. Thus, a rational producer will never choose to produce in stage 1 and stage 3. वो स्टेज 2 में प्रोड्यूस करेगा, कहाँ पर, कहाँ पे रुकेगा स्टेज 2 में, जहाँ पे उसका मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कंसेप्ट था। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो होता है, ये हमारा लॉन्ग रन में ये अप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज अ लॉन्ग रन कंसेप्ट। इन लॉन्ग रन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स वेरिएबल। ठीक है, फर्म इज एबल टू अल्टर इट्स स्टॉक ऑफ इनपुट्स। यहाँ पे क्या होता है, ये लॉ हमारा क्या बताता है, यहाँ पे हम लोग स्केल ही अपने फर्म का चेंज कर पाते हैं, आउट प्रोडक्शन का स्केल ही चेंज कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ बेसिकली ये बताता है कि हम लॉन्ग रन में जब अपने इनपुट्स को बढ़ाते हैं, लॉन्ग रन इन विच केस विच इज नॉट इन व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर चेंज इन सम प्रोपोर्शन, किसी प्रोपोर्शन में अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारा आउटपुट किस तरह से बिहेव करता है, उसी को हम लोग इस लॉ में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। Thus, this law takes into consideration not the varying units of inputs but changing scale of production. The scale of production of a firm is determined by those inputs factor which can't be changed in the short period time. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, a return to a scale is the rate which the output increase with the increase in all input proportionally. रिटर्न टू स्केल बेसिकली क्या है, ये वो रेट है जिसमें हमारा आउटपुट बढ़ता है, कब? विद द इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स प्रोपोर्शनली, जब हम अपने इनपुट्स को प्रोपोर्शनली बढ़ाते हैं तो हमारा आउटपुट कैसे बढ़ रहा है, वही हमारा रिटर्न टू स्केल है। तो यहाँ रिटर्न टू स्केल जो होता है, ये हमारा 3 केसेस में, ये भी यहाँ 3 स्टेज में होता है। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फिर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, वहाँ पे उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। वहाँ पे क्या था, इंक्रीजिंग, फिर डिमिनिशिंग, फिर नेगेटिव रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इसे हम लोग को ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, जब हम लोग इनपुट्स बढ़ाते हैं किसी फिक्स प्रोपोर्शन में, जैसे हमारा 10 लेबर था और 10 मशीन था, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम 20 मशीन कर दिए, 20 लेबर कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ाएं। 100% 100% में चल रहा था, अब उसको 200% में कर दिए। ठीक है, 100% बढ़ा दिए। व्हेन इनपुट्स आर इंक्रीज इन अ गिवन प्रोपोर्शन एंड आउटपुट इंक्रीज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, और उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में अगर आउटपुट हमारा बढ़ रहा है तो द रिटर्न टू स्केल इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। इन अदर वर्ड्स, proportionate increase in all factor of production result in more than a proportionate increase in output। जिस प्रोपोर्शन में हम लोग इनपुट्स बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट बढ़ता है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, हमारा जिस प्रोपोर्शन में इनपुट्स बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट भी बढ़ता है। ठीक है, व्हेन इनपुट्स आर इंक्रीज इन अ गिवन प्रोपोर्शन एंड द आउटपुट इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, द रिटर्न टू स्केल इज सेड टू बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पे क्या होता है, हम लोग जिस प्रोपोर्शन में इनपुट्स बढ़ा रहे हैं उस प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट नहीं बढ़ता है। इफ इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 40% एंड आउटपुट इंक्रीज 30%, इट इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे इस तरह से ग्राफ टेबल में बताया गया है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ग्रेटर देन होता है परसेंटेज चेंज इन इनपुट। कॉन्स्टेंट में दोनों इक्वल और डिमिनिशिंग में ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इंक्रीजिंग फर्स्ट स्टेज में हमारा टीपी एपी एमपी तीनों इंक्रीज करता है। इसका ग्राफ कुछ हम लोग इस तरह से बनाएंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और ये हमारा थर्ड स्टेज हो जाएगा, थर्ड स्टेज। ठीक है, थर्ड फेज।
इसको इस तरह से यहाँ पे ये दिखाया गया। शुरू में हमारा क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे 10 कैपिटल था, 20 कैपिटल और 150 लेबर, ठीक है। प्रोडक्शन हो रहा था 3000 का, इसको डबल कर दिए दोनों को, ठीक है। तो हमारा ये स्केल चेंज हो गया। आउटपुट हमारा 3000 से 6000 होना चाहिए था, ज़्यादा हो गया, कितना 7500, ठीक है। 100% इनपुट चेंज किए लेकिन आउटपुट हमारा 150% बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। इसको फिर क्या किए, फिर इसको 50% बढ़ा दिए, 40 से 60 कर दिए, इसको 300 से 450 कर दिए। तो यहाँ पे हमारा फिर 50% इनपुट चेंज किए लेकिन आउटपुट हमारा 60% चेंज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फिर कांस्टेंट होता है, उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल स्टार्ट हो जाता है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन फंक्शंस का, ठीक है। बस इसमें यही चीज़ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।